नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का अध्याय नंबर 3, इतिहास को जानने के स्रोत, जिसमें मुख्य रूप से राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोतों पर हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हम इतिहास को जान सकते हैं, ठीक है। इतिहास को जानने के कुछ माध्यम होते हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझाऊंगा। और जो जो इस अध्याय में लिखा गया है, जो बताया गया है, उसी को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही सामान्य सी और बहुत ही आसान सी भाषा में, ठीक है। इतिहास को जानने के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। कितने? दो प्रमुख स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ, किसी को पता हो तो मुझे बताओ। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता अभी जान लोगे। देखो, इतिहास को जानने के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से? एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। क्या फर्क है सर इनमें? इनमें देखिए मित्रों, इन दोनों में प्रमुख फर्क क्या है कि पुरातात्विक स्रोत कौन से होते हैं? जो कोई अभिलेख कहीं से मिला हो। अभिलेख मतलब क्या? पत्थर का भी हो सकता है, कोई पत्थर मिल गया हो, बड़ा सा पत्थर, उसके ऊपर कुछ चीज लिखी गई हो तो वो अभिलेख हो गया, ठीक है। तो कोई दूसरी अगर मुद्रा मिल गई हो, कोई स्मारक मिल गया हो, स्मारक किसी की याद में बनाया गई, कोई छोटी मोटी, कोई भी, या छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई हवेली टाइप की हो गई, कोई महल मिल गया हो, इस प्रकार से, है ना। कोई भी किसी प्रकार की कलाकृति कह सकते हैं हम, ठीक है। फिर ताम्रपत्र मतलब क्या है? तांबे के ऊपर खुदा हुआ, तांबे पर कुछ लिखा हुआ, और हो सकता है उत्खनन से प्राप्त सामग्री। ये आपके क्या हो गई है? और कोई कलाकृति भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके हो गए पुरातात्विक स्रोत, इतिहास को जानने के पुरातात्विक स्रोत हो गए, ठीक है। अब जैसे ये अभिलेख होते हैं ना, ये इन अभिलेख पर मैं बात कर रहा हूं। इनकी प्रमुख विशेषता, क्या होती है, ठीक है। अभिलेख जैसे शिलालेखों के रूप में हमें प्राप्त हो सकते हैं। शिला मतलब क्या? पत्थर, है ना। पत्थर के ऊपर लिखा हुआ हो तो शिलालेखों के रूप में अभिलेख हमें मिल सकते हैं। कोई स्तंभों के ऊपर लिखा हुआ मिल सकता है, यानी स्तंभ मतलब क्या? खंबे के ऊपर लिख दिया गया हो। कोई भवन बने हुए हो तो उन भवनों में कुछ लिखा गया हो, है ना। कोई गुफाएं हो तो गुफाओं की दीवारों पर लिखा गया हो, गुफाओं की दीवारों पर, ठीक है। कोई मूर्ति प्राप्त हो गई हो, मूर्तियों पर भी लिखा जा सकता है। कोई प्रतिमा भी कह सकते हो आप इसे, है ना, प्रतिमाओं पर। कोई मठ यदि प्राप्त हो गए, कोई मठों पे कोई स्तूप हमें मिल गए हो तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और ताम्रपत्रों इत्यादि एक्सेट्रा इत्यादि पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम जानेंगे, हम जान चुके अभिलेखों के बारे में कि अभिलेख किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब और इसकी क्या विशेषता हो सकती है सर? इसकी और भी विशेषता हो सकती है, जैसे ये गद्य में भी प्राप्त हो सकते हैं। गद्य मतलब क्या? पैराग्राफ के रूप में, ठीक है। और ये पद्य में भी, गद्य और पद्य उसमें भी मिल सकते हैं। गद्य पद्य शैली, इन दोनों में हमें प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। अभिलेखों में क्या और मिल सकता है? जैसे कोई शासक, उनके कोई आश्रित है, शासकों के आश्रित कवि भी होते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई सेनानायक हो सकते हैं, उनके बारे में जानकारी उनका लिखा हुआ हो, है ना। कोई रानियों के बारे में लिखा हो गया हो, इस पे राजकुमारों के बारे में
ठीक है, अभिलेखों पर हमें उत्कीर्ण मिल सकता है। इनके जो सामंत होते हैं, तो ये सामंतों के बारे में, ठीक है, के नामों का उल्लेख। मैं आपको एक बात और कहना चाह रहा था कि भाई आप यदि कोई वीडियो देखते हो तो इनको पूरा देखो आप, ठीक है। चक्कर क्या है कि एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के बाद में कहते हैं अरे पता नहीं सवाल कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कौन सी किताब से आ रहा है, क्या पीवाईक्यूज़ में से भी नहीं आ रहा है, उसमें से भी नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि क्या आपने पीवाईक्यूज़ पढ़े? पहली बात, इनको छोड़ो आप। सबसे बड़ी बात यह है, क्या आरबीएससी की आपने 6 से लेके 10 तक की जो बुक्स है वो पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी है। उसमें क्या लिखा गया वो भी हमें नहीं पता। आपको पता नहीं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना हाई क्लास मटेरियल दे रहा हूँ, इतना हाई क्लास आपको पढ़ा रहा हूँ, पर नहीं, हमें 5 मिनट भी वीडियो देखना नहीं है, लाइक करके भाग जाना है। ऐसे करोगे ना तो आप कभी, क्या है कि अपना जो अचीव करना चाहते हो, जो ड्रीम है, वो मुझे नहीं लगता आप अचीव कर पाओगे। बहुत आसानी से आपको ये चीज़ें प्राप्त हो रही है, तो इसका आप सदुपयोग करो, इसका भरपूर उपयोग करो। और इतना इजीली मैं आपके सामने अवेलेबल हूँ कि भाई आप चाहो तो कोई कुछ भी आप प्रशांत सर से पूछ सकते हो, है ना। भाई सर आप वो मैसेज का रिप्लाई भी देते हो, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनको मैंने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया हो। तो आप सर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, कोई डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो, है ना। पर नहीं, हमें तो क्लास देखनी नहीं है, हमें इसको शेयर नहीं करना है, हमें पूरा वीडियो भी नहीं देखना है, हमें नए नोट्स बनाने, हम तो बस किताबें खरीद के लाएंगे, उनको पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ मैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ था, आगे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूँ, ईमानदारी से जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ उसको आप समझ लो, उसको पढ़ लो, तो आपका मंगल होगा। आपका मंगल होगा तो मैं उसमें मेरा मंगल मान लूँगा, ठीक है। तो मेरा ये आपको समझाना मेरा उद्देश्य था, और समझना नहीं समझना ये आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, और अभिलेखों की क्या विशेषता हो सकती है? अभिलेखों से हमें दोस्तों सामाजिक, ठीक है, राजनैतिक, शासन कार्य, शासन कार्यों और राज आज्ञाओं, इसको राज आज्ञाओं का उल्लेख हमें इससे देखने को मिलता है। किसमें मिलता है? अभिलेखों में। तो ये हमने अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बताया। एक शब्द आप अक्सर कहीं कहीं पर आपको सुनने में आता होगा कि सर एक प्रशस्ति बड़ा सुनने में आता है। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा, ठीक है। किसी की, कोई राजा की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख, ये आप दोस्तों क्या कहलाता है? ये प्रशस्ति कहलाते हैं। तो ये आप जरूर याद रखेंगे भी प्रशस्ति क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली बात करते हैं कि राजस्थान से संबंधित, क्योंकि हम आरबीएससी की बुक पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान से संबंधित जो भी प्रमुख है जिसके बारे में हमें इस अध्याय में जिक्र किया गया है, तो हम उसको समझते हैं। राजस्थान की जानकारी से संबंधित अभिलेख। प्रमुख अभिलेख जहाँ से डायरेक्ट सवाल आने की प्रबल संभावना हमेशा एग्जाम में रहती है। पहला अभिलेख देखिएगा दोस्तों, इसका नाम है नगरी। नगरी अभिलेख, ये कहाँ से मिला है? ये प्राप्त हुआ चित्तौड़ से, चित्तौड़गढ़ से मिला है। इसकी खोज किसने की थी, है ना। ये किससे प्राप्त हुआ था, यानी खोज करता, तो ये GH ओझा, ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा साहब को ये मिला था। ये एक प्रकार का खंड अभिलेख है, ठीक है। चलिए, खंड लेख कह सकते हो, और ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये अभी कहाँ रखा गया? उदयपुर संग्रहालय में है, संग्रहालय में है, स्थित है ये, ठीक है। एक नंबर पर ये हो गया। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, नगरी हो गया। दूसरा एक आता है
प्रमुख है जो बड़ा फेमस है, बिजोलिया शिलालेख। ये कहाँ से मिला? बिजोलिया भीलवाड़ा। इसकी क्या खासियत है? इसकी कुछ प्रमुख खास बातें हैं। देखिए, ये बताया जाता है कि चौहान किंग सोमेश्वर पृथ्वीराज के पिता के काल का है। ठीक है। इसमें बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्र का। बहुत सारी ऐसी चीजें होगी, मुझे 100% पता है कि आपको नहीं पता है। ठीक है, और वो आपको इस क्लास में समझ में आ रही होगी। तो ये याद रखो, एग्जामों में पूछा जाता है। चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया है। ठीक है, ब्राह्मण बताया है। किसमें बताया? बिजोलिया शिलालेख में। ठीक है, और इसी शिलालेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने। तो ये याद रखना बिजोलिया शिलालेख के बारे में। ठीक है। तीसरे नंबर पर एक आता है जिसका नाम है राज प्रशस्ति। राज प्रशस्ति किसके काल का है? ये दोस्तों राज प्रशस्ति राज सिंह के समय का है। ये राजसमंद झील के किनारे पर 25 शिलालेखों पर उत्कीर्ण है। कितने? 25 को पर उत्कीर्ण। ठीक है, चलिए, एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात इसकी क्या खासियत है कि एशिया की, पूछा जाएगा भाई एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये। ठीक है, और इसकी बात है कि इसकी जो रचना है ये राज सिंह के समय, चारुमती वाला नहीं था, राज सिंह औरंगजेब का विरोधी था, आपको पता ही होगा। राज सिंह के समय बहुत ही प्रमुख शासक रहे हैं ये। ठीक है, और इसकी बात, ये संस्कृत भाषा में है ये। ठीक है, इसकी रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति रणछोड़, तीनों में र आ रहा है। राज प्रशस्ति राज सिंह रणछोड़। ठीक है, रणछोड़ भट्ट ने कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में की। इसकी रचना संस्कृत भाषा में की गई है, ये याद रखना चाहिए। ठीक है, और इससे हमें किसकी? मेवाड़ के किंग्स, जितने भी हुए मेवाड़ शासकों की जानकारी मिलती है, कि जानकारी हमें इस राज प्रशस्ति से जानने को मिलती है। तो ये हम याद रखेंगे। इसके बाद में और इम्पोर्टेंट आता है कुछ, चौथा नंबर, कीर्ति स्तंभ वो प्रशस्ति। ये भी मेवाड़ से संबंधित है, तो ये चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसके लेखक याद रखें आप, अत्रि व महेश। ठीक है, एक बात ये। ठीक है, और दूसरी बात है, इससे कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। महाराणा कुंभा
की जानकारी। देखिए, मैं कुछ आपके किसी दिमाग में आ रहा होगा अभी कीर्ति स्तंभ के बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपकी बात एकदम परफेक्ट है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु हम अभी कर रहे हैं ये अध्याय नंबर 6। 6 में जो लिखा है वो मैं आपको सारा पढ़ाऊँगा, ठीक है? सॉरी, कक्षा 6 का अध्याय 3 उसमें जो लिखा है वो हम सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। डिटेल से भी हम पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में आएँगे। तो ये चैप्टर वाइज़ आप आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है? चलिए, तो 4 हो गया। 5वें नंबर पर एक और मैं आपको बताता हूँ। 5वें नंबर पे एक आता है कंसवा। ये तो थोड़ा पतला ज़्यादा हो गया। अभिलेख। कंसवा अभिलेख क से है, कोटा में मिला ये, ठीक है? और इससे हमें जानकारी किसके बारे में मिलती है? मौर्य राजा, मौर्य किंग धवल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है? फिर इसके बाद में एक और है, जैसे घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख कहाँ से मिला है? ये आपको मिला है फलोदी से, ठीक है, जिसे अभी जिला बना है। और इसमें पहली बार, खास बात है इसकी, पहली बार सती प्रथा की जानकारी हमें किसी से प्राप्त हुई है, तो वो हमें मिली है घटियाला अभिलेख से मिली, ठीक है? और दूसरा प्रतिहारों के बारे में का उल्लेख इसमें किया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घटियाला हो गया। फिर उसके अलावा एक और आता है किराडू अभिलेख। किराडू अभिलेख मिला है आपको, किराडू बाड़मेर में है, ये बाड़मेर। और इसमें बताया गया है कि परमारों की उत्पत्ति वशिष्ठ मुनि के यज्ञ से, मुनि के यज्ञ से हुई है। ये याद रखेंगे किराडू अभिलेख के बारे में। फिर आ जाता है एक अपना 7 हो गए, 8वां घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है। और इसमें वैष्णव धर्म की, आपसे पूछा जाए वैष्णव धर्म की प्रधानता का शिलालेख, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे घोसुंडी शिलालेख, ठीक है? प्रधानता के बारे में हमें यहाँ से मिली जानकारी। फिर 8 हो गया। 9वें नंबर पर इसके अलावा नांदसा के बारे में आई थिंक हमने कल भी चर्चा की थी। नांदसा एक स्तंभ लेख है, ये स्तंभ पे उत्कीर्ण किया गया है, खंबे पे। कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा, ठीक है? चलिए, इससे एक तो पौराणिक यज्ञों की जानकारी मिली है। पौराणिक यज्ञों की जानकारी, ठीक है? पौराणिक यज्ञों की जानकारी 2 शिलालेखों से मिली। एक तो आपका नांदसा स्तंभ लेख हो गया, दूसरा बरनाला स्तंभ लेख, ठीक है? बरनाला स्तंभ लेख। सर, ये बरनाला कहाँ पर है? बरनाला है आपका सवाई माधोपुर, ठीक है? तो यहाँ से भी क्या है दोस्तों, पौराणिक यज्ञों की जानकारी हमें
यहाँ से भी मिलती है। अगला देखिएगा 11 नंबर पे, इसके अलावा एक आता सामोली। याद रखने के लिए है भैया, हमें अगर ये छठी क्लास के भी याद नहीं रहेगा मैटर, तो हम बड़े बड़े एग्जामों को पास करने के ख्वाब देखते हैं और ये क्लास नहीं देखी जाती है पूरी, तो फिर तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए कि भाई एक सर है जो अपना टाइम निकाल के हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं बिना किसी लाभ के, और हम हैं जो ये क्लास तक नहीं देख पा रहे हैं, है ना। 30 मिनट नहीं निकाल पा रहे, स्पीड बढ़ा के आप देखो 15 मिनट में हो जाएगी, तो वो भी नहीं कर पा रहे, तो फिर धूड़ धाड़ी धक्का पानी है, तो कोई मतलब ही नहीं है जीवन का ही। तो आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दो, सपने में भी नहीं मिलेगी, हकीकत बहुत दूर की बात है। तो सामोली शिलालेख उदयपुर से हमें क्या मिला है दोस्तों, मेवाड़ के किंग हुए थे शासक, जिनका नाम था शीलादित्य। शीलादित्य की जानकारी, ठीक है। और यहाँ से इसके अलावा जावर, जावर में जो खान प्राप्त हुई है, चांदी की खानें, जो राणा लाखा के समय में यहाँ पर जावर की जो खान थी, इसमें से चांदी प्राप्त हुई थी लाखा के समय, ये याद रखेंगे। तो जावर की खानों के बारे में हमें सामोली शिलालेख से प्राप्त होती है जानकारियाँ, ठीक है, तो ये जरूर याद रखें। फिर इसके बाद में आ जाता है अपने सामने 11 नंबर हो गया, 12वां देखिएगा, एक आता है चीरवा अभिलेख। चीरवा अभिलेख ये भी उदयपुर क्षेत्र से ही प्राप्त हुआ है, तो ये उदयपुर का। यहाँ से क्या मिला है दोस्तों, यहाँ से राणा समर सिंह की जानकारी, चीरवा, ठीक है, तो ये समर सिंह के बारे में हमें यहाँ से मिलता है। तो ये मुख्य मुख्य मैंने आपको अभिलेख बताए हैं जो हमारे इस अध्याय में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये तो यहाँ पर अभिलेख 12 अभिलेखों के बारे में हमें जानकारी मिली है। इसके अलावा जैसे राजस्थान से कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ से क्या मिले दोस्तों, कॉइन्स मिले हैं, सिक्के और मुद्राओं की प्राप्ति। पूछ ले मान लो कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में सिक्के नहीं मिले, तो कहाँ से मिले ये याद होगा, तो आहट से मिले। मैं आगे और डिटेल से बताऊंगा आपको कि कहाँ से कितने कितने क्या क्या मिले। एक सेकेंड, बेराट, आहट से मिले, बेराट से, फिर उसके अलावा रैंड, रंगमहल, सांभर, प्रमुख स्थानों के बारे में हम, और एक स्थान है दोस्तों सुखानिया। मेरे ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई करते करते थक गए और पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है, बेसिकली उन्होंने पढ़ाई ढंग से की नहीं, इसलिए वो थक गए, है ना। जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ा नहीं, ढंग से बात मानी नहीं। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए आप जरूर ढंग से पढ़ें और जो मैं आपको गाइड करता रह रहा हूँ उसको पढ़ते जाएं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बात और जानेंगे कि गणेश्वर, ये कहाँ पर है, नीम का थाना। किस प्रकार की यहाँ पर संस्कृति मिली है, ताम्र संस्कृति, नीम का थाना में ताम्र संस्कृति है, गणेश्वर, ठीक है। फिर एक आती दोस्तों जोधपुरा, जोधपुर अलग है, जोधपुरा अलग है, ये कहाँ पर, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है। और एक है दोस्तों आपके नोह, ये है आपके भरतपुर, ठीक है। यहाँ से लाल
और काले क्या प्राप्त हुए? मृद भांड प्राप्त हुए। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये प्रमुख चीजें हैं। इसके अलावा हम देखते हैं, जैसे एक और याद रखेंगे आपकी गिलुंड कहाँ पर है, कभी पूछ ले गिलुंड किस जिले में, तो आप बताएंगे राजसमंद। ठीक है, और आहड़ कहाँ पर है आपका? उदयपुर। तो यहां से क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? यहां से प्रस्तर और फलक। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां से प्राप्त हुई। अब देखिए, इसके बाद में आता है कुछ प्रमुख प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं जिससे हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वो उसको हम जान लेते हैं। प्रमुख साहित्यिक साहित्यिक कृतियां, जैसे एक नंबर पे पृथ्वीराज। ये मेल मिलाप करना भी आता है, कभी आसान सा हो तो एकदम डायरेक्ट भी पूछ लेते हैं, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय। दूसरे नंबर पर हमीर महाकाव्य। तीसरे नंबर पर जैसे पृथ्वी राज रासो। ठीक है, फिर 4 नंबर पर जैसे दलपत विजय। 5वें नंबर पर मारवाड़ रा परगना री विगत। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे कान्हड़ देव। कान्हड़ देव भी आता, कहीं देव भी आता, कान्हड़ देव प्रबंध। ठीक है, एक आता है आपका अचलदास खींचीरी वचनिका। अब इनके मैं आपको राइटर्स बताता हूँ कि किस किस की किताब, कौन कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज विजय लिखी गई है जयानक। ये यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ लेखक। ठीक है, ये जयानक की कृति। हमीर महाकाव्य नय चंद्र सूरी। पृथ्वीराज रासो बड़ी फेमस पुस्तक है, चंद्र बरदाई। ठीक है, दलपत विजय किसकी रचना है? ये दलपत सिंह। बीकानेर। ठीक है, बीकेएन मतलब बीकानेर। मारवाड़ रा परगनारी विगत मुहणोत नैणसी। ये कहाँ के? जोधपुर। कान्हड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? पद्मनाभ। और अचलदास खींचीरी वचनिका शिवदास गार्डन। ठीक है, तो ये प्रमुख कृतियां हुई। इसके अलावा और भी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे जैसे दयालदास रिख्यात। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, और कुछ साथ हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं। 8वें नंबर दयालदास रिख्यात। और वंश भास्कर।
और कौन सी? वीर विनोद। मारवाड़ राज्य का इतिहास। राज्य का इतिहास। अब ये दयाल दास ख्यात किसका ग्रंथ है? दयाल दास। बीकानेर से संबंधित है। BKN मतलब बीकानेर। वंश भास्कर बड़ा फेमस ग्रंथ है। सूर्यमल्ल विवरण। सूर्यमल्ल मिश्रण। ठीक है। कहाँ के? बूंदी के थे ये। बड़े प्रसिद्ध महाकवि। वीर विनोद किसकी रचना है? श्यामल दास। याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मारवाड़ राज्य का इतिहास। अभी ये प्रश्न आया था एग्जाम में। विश्वेश्वर नाथ रेऊ। फिर करते हैं कहाँ से आया, कहाँ से आया? अरे इन किताबों से आया भाई, पढ़ लो यार। पढ़ना लिखना है नहीं हमें तो। फिर उसके बाद में प्रश्न पूछते हैं कि अरे सवाल पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, हमारे 40% नहीं आ रहे यार। तुम्हारा आएंगे कैसे? तुमने 40% कोर्स भी तो कहाँ किया है। ठीक है, चलिए एक और किताब बताता हूँ। विदेशी लेखक है इसके। पश्चिमी भारत की यात्रा। ठीक है, एक ये है पुस्तक। और एक और पुस्तक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन दोनों पुस्तक के लेखक एक ही है, आपके फेवरेट कर्नल जेम्स टॉड। दूसरे इतने जितने प्रसिद्ध नहीं जितने कर्नल जेम्स टॉड है। सही है कि नहीं है? चलिए, तो ये चीजें हो गई। कुछ एक दो फैक्ट और है जो हमें इसमें किताब में इस अध्याय में बताए गए हैं। जैसे कि चौहानों का इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन, कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ने का सोच से प्राप्त हो तो आनंद आ जावे। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे दोस्तों, हमीर महाकाव्य। कौन सा ग्रंथ है? हमीर महाकाव्य। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज जरूर याद रखना आप। जो अभी हमने एक प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम हमने लिखा था, GH ओझा, यानी कि गौरी शंकर हीरानंद। कहीं पे हीरानंद आता है पर इनका नाम हीराचंद है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही राज्य के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो ये हमने इनके बारे में जाना।
तो ये हमारा इस प्रकार से ये अध्याय पूरा हुआ है। मैंने आपको हर एक चीज़ डिटेल से समझा दी है कि भाई क्या क्या है क्या नहीं है। तो आप ये ज़रूर याद रख ले। में अच्छे सवाल बनते हैं, इसमें से हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं। इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। एग्ज़ाम धर्म यहाँ पर लिखा है t.me एग्ज़ाम धर्म। आप एग्ज़ाम धर्म से सर्च करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको क्लास का ये इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और ये चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो, आगे शेयर करो, कुछ सर को सपोर्ट करो तो काम भी बने। पूरा वीडियो देखते नहीं हो तो लास्ट तक पहुँचोगे कहाँ से। चलिए, तो थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं आप सभी से कल एक नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।